जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योगदा सत्संग महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में हम लोग गुप्त वंश यानी गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते थे इसके बारे में जानकारी लेंगे। पहले के वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया है कि गुप्त काल की साहित्यिक स्थिति कितनी अच्छी थी और साथ में इसकी उत्पत्ति कैसी थी। परंतु इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि गुप्त काल, अक्सर ये सवाल भी आते हैं हर एक एग्जाम्स में कि गुप्त काल को स्वर्ण युग का इतिहास क्यों कहा गया, यानी कि स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। तो हालांकि लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी भी थी कि गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें सोने के कॉइन्स बहुत मिले इसलिए। हालांकि उनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा था, इस वजह से भी ये माना जाता है, पर इकोनॉमिक कंडीशन ही किसी राज्य को उत्तम करने का एकमात्र श्रेय नहीं रहता है। एकमात्र श्रेय उनके सारे चीजों का संगठन होता है, जैसे कि गुप्त काल का शासन व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, व्यापार व वाणिज्य, धार्मिक आस्था में संतुलन थी, कला एवं संस्कृति बहुत अच्छी थी, विज्ञान एवं तकनीक बहुत उन्नत थे। तो ये सारे समावेश ने ही गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। हालांकि अभी भी लोगों का ये मानना था कि नहीं, गुप्त काल में लिटरेचर सोर्सेस बहुत अच्छे थे, दैट्स वाई उसको स्वर्ण युग कहा गया। हाँ, उनका साहित्यिक स्रोत बहुत ही उत्तम था, इस वजह से भी गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया। लेकिन स्वर्ण युग का मतलब ये था कि उसकी सारी परिस्थितियां बहुत अच्छी थी, काफी उत्तम कोटि में थी। अब यहाँ पर हम लोग को ये प्रॉपर जानना है, हालांकि इसके फर्स्ट स्लाइड में आपने देख लिया कि गुप्त काल को स्वर्ण युग इन सब पॉइंट्स के वजह से माना गया था, पर आप इसको विस्तार से इसके आगे आप देखेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो वीडियो है गुप्त काल के स्वर्ण युग के बारे में, तो इसमें आप सिर्फ संक्षिप्त वर्णन देखेंगे। इसके अलावा जो वीडियोज आएंगे इसके बारे में और आप विस्तार से इसमें चर्चाएं आप देख पाएंगे। मैं आपको और एक चीज बता दूं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये ग्रेजुएशन के एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, साथ में यूपीएससी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मेंस एग्जाम्स में भी ये सवाल रहते हैं। तो आपको उसके तहत भी आपको ये पढ़ना चाहिए ताकि आपको ये जानकारी हासिल हो सके। तो चलिए हम लोग गुप्त काल के वंश की पहले उत्पत्ति के बारे में जानते हैं और इस काल को क्यों इतना उत्तम कोटि का माना गया है और इसे क्यों स्वर्ण युग कहा गया है। तो इतिहासकारों का यह मानना है कि भारत के इतिहास को खंगालने से पता चल जाता है कि 185 ईसा पूर्व यानी 185 बीसी में भारत बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। उस समय मौर्य साम्राज्य का पतन हो रहा था और कुषाण व सातवाहन वंश भी भारत की स्थिरता को वापस लौटाने में असमर्थ रहे थे। हम लोग ये जाने थे कि मौर्योत्तर काल, जो मौर्योत्तर काल था, मौर्य काल के बाद का जो काल था मौर्योत्तर काल, उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट वंश था पुष्यमित्र शुंग, उसके बाद सातवाहन। तो उसके बाद का जो वंश था वो था हिंद यूनानी बैक्ट्राई आक्रमण। इस बीच में ही कुषाण वंश का आगमन हुआ था, यानी कि पहले शक वंश, उसके बाद पल्लव वंश और लास्ट जो वंश था वो कुषाण वंश था। आप लोगों ने कुषाण वंश के बारे में भी पढ़ा था उसके पहले की वीडियो में कि कुषाण वंश में गुप्त बहुत सारे शक संवत स्टार्ट हुई और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि कुषाण वंश ने ही कैलेंडर इजाद किया और उसके बाद फिर गुप्त वंश ने भी गुप्त संवत ये भी स्टार्ट किया। तो आप लोगों को ये आगे जाके और कुछ जानकारी मिलती रहेगी कि कुषाण वंश ने भारत के इतिहास में बहुत योगदान दिया या अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजों को लोगों के सामने लाया जिससे आगे का जो भारत का जो वंश है गुप्त वंश, ये बहुत अच्छा हो पाया। तो कुषाण वंश के सामंतों के रूप में गुप्त वंश ने अपनी राजनीतिक सफर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य से शुरू किया था। इसके बाद गुप्त शासक मध्य गंगा, प्रयाग और अयोध्या होते हुए मगध पर अपना शासन स्थापित करने में सफल रहे थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है और उनके बाद उनके पुत्र घटोत्कच ने राजगद्दी संभाली थी। लेकिन गुप्त वंश के सूर्य को चंद्रगुप्त प्रथम ने बुलंदियों पर पहुंचाया था। इसी कारण सबसे पहले चंद्रगुप्त को महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त हुई थी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि गुप्त वंश क्यों था स्वर्ण युग। तो गुप्त वंश में भारतीय सभ्यता व संस्कृति का सूर्य प्रकाश अपनी चरम सीमा पर था।
इस बात के प्रतीक के रूप में निम्न प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था। गुप्त शासन व्यवस्था राजतंत्रीय व्यवस्था पर आधारित था, जिसमें शासन की बागडोर उत्तराधिकारी को प्राप्त होती थी। इसी व्यवस्था के सुचारू रूप से चलने के कारण गुप्त साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। इसके अतिरिक्त पूरी शासन व्यवस्था देश नाम की इकाई से शुरू होकर ग्राम इकाई तक में विभाजित थी, जिसके कारण हर स्तर पर शासन करना सरल था। राजनीतिक एकता स्थापित होने के कारण गुप्त वंश में हर स्तर पर स्थिरता स्थापित हो चुकी थी। इसमें आर्थिक समृद्धि की भी बहुत बड़ी विशेषता रही है। किसी भी देश की जो समृद्धि रहती है उसमें एकत्र होने वाले राजस्व व करों से मिलकर बनती है। गुप्त वंश में करों से प्राप्त होने वाली आय के कारण इसके शासक समुद्रगुप्त को कुबेर भी कहा जाता था। इस समय के केवल कर व्यवस्था सुदृढ़ थी, बल्कि आय के अन्य स्रोत जैसे भू राजस्व तथा भूमि के माध्यम से मिलने वाली संपत्ति जैसे रत्न, खदान, नमक व छिपे खजाने पर भी राजा का अधिकार होता था। गुप्त काल का व्यापार व वाणिज्य का भी काफी उत्तम कोटि का था। जैसे कि किसी भी देश में व्यापार व वाणिज्य उसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। गुप्त साम्राज्य में मध्य और उत्तर भारत के विभिन्न शहर जैसे उज्जैन, भड़ौच, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिच्छत्र, कौशाम्बी आदि प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में जाने जाते थे। इन सभी राज्यों में उज्जैन का बहुत महत्व था, क्योंकि यह देश ही नहीं विदेशी मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। निर्यात की अधिकता के कारण स्वर्ण भंडार हमेशा भरा रहता था। गुप्त काल की धार्मिक आस्था भी बहुत संतुलन थी, यानी कि यहाँ पे धार्मिक संतुलन बनी हुई थी। गुप्त काल में सर्वधर्म सम्मान की भावना प्रबल थी। ब्राह्मण व हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के साथ ही शैव व वैष्णव धर्म का भी समान रूप से जोड़ था। साथ में कला एवं संस्कृति भी काफी उच्च कोटि की थी। गुप्त काल को कला, साहित्य, संस्कृति व स्थापत्य का भी स्वर्ण युग कहा जा सकता है। गुप्त कालीन मंदिर उच्च कोटि के स्थापत्य कला के प्रतीक आज भी माने जाते हैं। अजंता, एलोरा की गुफाएं चित्रकला का बेजोड़ नमूना थी और साहित्य जगत के विभिन्न रत्न गुप्त काल की ही देन थी। कालिदास, आर्यभट्ट और वाराहमिहिर जैसे साहित्यकार की रचनाएं आज भी प्रासंगिक मानी जाती है। गुप्त काल की जो स्वर्ण युग में जो विज्ञान एवं तकनीक थी वो काफी उच्च कोटि की थी। इस युग के वैज्ञानिक व गणितज्ञ आर्यभट्ट थे, जिन्होंने एक और पृथ्वी की त्रिज्या की गणना करके भूगोल के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए थे। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मांड में सूर्य को केंद्र का आधार बनाते हुए वो इसका एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्हीं के समकक्ष वाराहमिहिर ने चंद्र कैलेंडर शुरू करके समाज को एक नया रूप प्रदान किया था। साथ में इसके बारे में यह भी कह सकते हैं कि व्यक्ति से समाज और समाज से देश का निर्माण होता है। इसी नियम के चलते जहां एक और समाज का हर व्यक्ति सुखी व संपन्न था, वहीं गुप्त वंश में कला और विज्ञान को एक सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त थी। यही भारत के स्वर्ण युग की पहचान मानी जाती है। हालांकि हम ये भी लिख सकते हैं अपने आंसर में, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस लेख से हमें ये पता जरूर चल जाता है कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया था, क्योंकि गुप्त साम्राज्य के समय भारत में विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, धर्म आदि क्षेत्र में विकास हुआ। न सिर्फ इतना, बल्कि उस समय देश में जो शांति थी, जो विकास हुआ और समृद्धि हुई, वो इस बात का गवाह देती है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया।